नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई जानकारियां लेकर हम आज फिर आपके सामने मौजूद हैं। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। ड्रिप सिंचाई, पानी बचाने वाली पद्धति, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कारगर कृषि यंत्र स्ट्रॉ रीपर और उन्नत किस्म से टमाटर की खेती, मुनाफे की खेती। बीते 22 से 24 मार्च तक राजधानी पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में बिहार सरकार के अन्य विभागों की तरह कृषि विभाग की भी सक्रिय भागीदारी रही। हर भारतवासी की थाल में बिहार का एक व्यंजन के स्लोगन और संकल्प के साथ कृषि विभाग भी मौजूद रहा। प्रदेश के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने 22 मार्च को कृषि पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस समारोह में कृषि यंत्रीकरण मेला के साथ हमारे प्रदेश के किसानों को भी कृषि संबंधी हर जरूरत की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, यंत्रीकरण के साथ साथ जितने प्रदर्शनी लगे हैं ना, हमारा तो सब चीज़ का फोकस है ना। हम तो किसान की बात करते हैं और किसान को क्या क्या चाहिए और उसके बारे में पूरी जानकारी जो है इस शिविर में हम लोग दे रहे हैं किसानों को। बिहार दिवस के अवसर पे जो ये लगाया गया है, किसानों की जानकारी के लगाया। मुर्गी पालक किसान भाइयों, तापमान बढ़ने लगा है और मुर्गियां नाजुक होती है, इसलिए उनकी उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए मुर्गियों को तेज धूप से बचाएं। मुर्गी फार्म में ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। टीन और एस्बेस्टस की छत पर पानी का फव्वारा डालते रहें और मुर्गी फार्म में क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था जरूर रखें। मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी तो आपकी आय भी बढ़ेगी। खबरें खेती में आज हम आपकी मुलाकात आपको एक सफल किसान से करवाएंगे। हमेशा की तरह आज के हमारे सफल किसान हैं वैशाली जिले के राजापाकड़ जैविक ग्राम के किसान हूल सिंह, जिन्होंने आलू और मक्का की खेती एक साथ की है और इनकी दोनों ही फसल काफी अच्छी हुई है। किसान भाइयों, सरकार ने कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ रीपर यंत्र को भी अनिवार्य कर दिया है। कंबाइन हार्वेस्टर फसल के ऊपरी हिस्से की कटाई तो कर लेता है, लेकिन फसल अवशेष प्रबंधन नहीं कर पाता है। इसके लिए स्ट्रॉ रीपर एक कारगर यंत्र है, जिस पर सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। स्ट्रॉ रीपर एक साथ 3 तरह के काम निपटा देता है। खेत में खरीफ फसल काटने के बाद थ्रेशिंग करना, पुआल साफ करना एवं भूसा बनाना। भूसा जहां पशु चारे के रूप में व्यवहार में आ जाता है, वहीं फसल अवशेष प्रबंधन की चिंता भी दूर हो जाती है। स्ट्रॉ रीपर ट्रैक्टर के साथ जोड़कर प्रयोग में आता है। इससे ईंधन की भी कम खपत होती है। कुल मिलाकर कृषि यंत्र किसानों की लागत और श्रम कम कर मुनाफा बढ़ा देता है। किसान भाइयों, खेती में सबसे अधिक पानी की खपत होती है, जबकि पानी को बचाना आज सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के विकसित हो जाने से आप कम पानी में भी पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति फसल और सब्जी उत्पादन के लिए सिंचाई की कारगर पद्धति है। दरअसल फसल सब्जी में पूरे खेत को पटाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जड़ों को पानी मिल जाए तो पौधे खिल उठते हैं। पारंपरिक तौर पर सब्जी के खेतों में भी पूरे खेत में पटवन किया जाता था, लेकिन ड्रिप सिंचाई से पौधों की जड़ों तक जरूरत भर पानी ही पहुंचाया जा सकता है, जिससे पानी बचेगा और उत्पादन बढ़ेगा। इस पद्धति से पानी के साथ साथ हम खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे समय, श्रम और लागत तीनों बचती है। इस प्रणाली से पौधों की जड़ों के आसपास की भूमि की नमी भी बनी रहती है। किसान भाइयों, टमाटर की अधिकतम पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन अति आवश्यक है, तभी आप टमाटर की खेती एक व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं। टमाटर की सीमित बढ़वार वाली किस्मों में
पूसा हाइब्रिड 2, स्वर्ण वैभव, स्वर्ण समृद्धि प्रमुख है। तो असीमित बढ़वाड़ वाली किस्मों में अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, नवीन सोनाली आदि किस्में हैं। इनमें अर्का रक्षक और अर्का सम्राट किस्म को कृषि वैज्ञानिक रोग रोधी किस्म मानते हैं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। मंडी भाव के लिए हम आपको लिए चलते हैं बाजार समिति पटना की मंडी, जहां आलू और प्याज के ताज़ा भाव इस प्रकार रहे। लाल आलू 1400 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1300 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ हल्की वर्षा का सिस्टम भी बन सकता है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। किसान भाइयों, हरा चारा के लिए अफ्रीकन टॉल किस्म के मक्के की बुवाई के लिए तापमान उपयुक्त है। अभी बेबी कॉर्न की संकर किस्म HM4 की भी बुवाई आप कर सकते हैं। टमाटर, बैगन व चना फसलों में फलों फलियों को फली छेदक कीटों से बचाव के लिए किसान खेती में पक्षी बसेरा लगाए। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से अभी आपने खेती बाड़ी से जुड़ी नवीनतम जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम की भी जानकारी हासिल की। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज मंगलवार का दिन है और आज हम आपकी मुलाकात हमारे कृषि विशेषज्ञ से कराते हैं और आप उनसे सीधा संपर्क कर अपनी खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए फ़ोन उठाइए और हो जाइए तैयार अपने सवालों के साथ, क्योंकि स्टूडियो में बैठे हमारे कृषि विशेषज्ञ आपके सवालों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कृषि दर्शन जो आपका खास कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हमारी यह कोशिश होती है कि हम नए तकनीक का प्रचार प्रसार या उसकी जानकारी वैज्ञानिकों के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। और हम काफ़ी हद तक इसमें सफल हैं और वैज्ञानिकों के प्रयास से आप में काफ़ी, आपके खेती में काफ़ी परिवर्तन भी आया है, खेतीबाड़ी में या जो अन्य आपके कृषि कार्य हैं उसमें। चलिए आज हम फिर उसी कड़ी में एक नए विषय पर बात करते हैं कि बदलते मौसम में फसल संबंधी कार्य या सामयिक कृषि कार्य। तो इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर PK द्विवेदी, जो कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर के हेड हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। और किसान भाइयों, आपसे हमारा आग्रह होगा कि आप अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से सीधे पूछें। आप हमारा फ़ोन नंबर नोट करें और उठाइए अपना फ़ोन, कीजिए हमें, हमारे विशेषज्ञ को फ़ोन। हमारा नंबर है 1800-3456-171। तो सर, इस पर हम बात करते हैं। हमारे जब तक कॉलर हमारे जो हमसे जुड़ते हैं जी, तब तक हम बात करते हैं सर इसमें जी, बदलते मौसम में जो कृषि संबंधी कार्य है जी, तो वर्तमान समय में कृषि संबंधी चुनौतियां क्या क्या है। सबसे पहले सर, हम चूँकि पूरे देश में जी, कोई न कोई ऐसा भाग आए दिन लगभग रोज है कि कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं तूफान आ रही है, कहीं आंधियां आ रही है, कहीं बारिश हो रही है। मतलब पूरे देश में कहीं ना कहीं उथल पुथल का, जलवायु में उथल पुथल है। बिल्कुल। तो इसमें वर्तमान समय में जो कृषि संबंधी चुनौतियां हैं सर, वो क्या है?
और देखिए, इस कृषि संबंधी चुनौतियों में सबसे बड़ी जो चुनौती हमारी है जलवायु परिवर्तन की, वो दो चुनौतियां हैं। एक तो चुनौती है कि आकस्मिक तापक्रम में जो तापमान में उछाल हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले हल्की सी वर्षा हुई, टेम्परेचर 28 डिग्री पर चला गया, और अभी आज की बात करें तो 35-36 डिग्री पे आ गया। मतलब 2 दिन में ही 6, 7, 8 डिग्री तक का विचलन देखने को मिल रहा है, और इसके कारण हमारी फसलें प्रभावित हो रही हैं। ठीक इसी तरह से मौसम में थोड़ा भी बदलाव होने के कारण अभी आंधी, तूफान और ओलावृष्टि भी हो जा रही है। ये भी हमारी फसलों के ऊपर काफ़ी इनका विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं अब पहले कम हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अब बढ़ी है, और इसके कारण हमारे खेती में चुनौतियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं। जी। तो इसमें सर चुनौतियों से निपटने के क्या साधन है, क्या उपाय है उस? देखिए, अब क्या है कि अगर अभी के जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में लगभग हमारी मसूर की फसल बहुत सारी कट भी चुकी है, बहुत सारी थोड़ी बहुत खेतों में खड़ी है, चना की फसल खड़ी है, सरसों की भी फसल खड़ी है, और गेहूं की भी फसल खड़ी है। इसके अलावा आम, लीची, अन्य भी बागवानी की सब्जियों की खेतियां हमारी हैं खेतों में। तो अब इसमें ये हमें देखना है कि अगर जो फसलें हमारी तैयार हो चुकी हैं, उनको अगर हमको काटना है तो जितना जल्दी हो हम उनको काट लें। और अब तो बड़े बड़े अच्छे यंत्र भी आ गए हैं जिससे कि उनकी हम उन दौनी निकासन भी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से हम इसको ये करने में सक्षम नहीं हैं, तो कम से कम उनके ऊपर कोई ऐसा हम आवरण जरूर दे दें जिससे कि वो फसल, अगर हम बहुत छायादार जगह में नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम वहाँ पर सीधे ओला से और वर्षा से उनके ऊपर कम से कम कुप्रभाव हो, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे हमारी फसल थोड़ी सुरक्षित रहेगी। दूसरा, अगर मान लिया जाए कि हमारे खेतों में हम आगे और बात करेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ले लें पहले। स्वागत है जी। आप बताइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, और अपना सवाल कीजिए। जी हाँ हाँ, बोलिए। मैं जय किशोर प्रसाद बोल रहा हूँ, पश्चिम चंपारण बिहार से। जी जी, बोलिए जय किशोर जी। कि आम का मंजर जो है सरसों के दाना के बराबर हो गया है, उसमें किस तरह का प्रयोग करिए? जी जी, आम का मंजर के बारे में कह रहे हैं कि दानेदार दाना बन गया है वो, तो अब उसमें क्या छिड़काव किया जाए, कैसे उसको बचाया जाए? आम के जो दाने आ चुके हैं, मसूर के दाने, मटर के दाने के आकार के मटर आम के हो चुके हैं, तो अभी भी मौसम की कटुता के कारण थोड़ा सा उसमें समस्या आ सकती है। इस चुनौती को कम करने के लिए हम 20% का जो बोरन आता है उसका 2 से 2.5 ग्राम, मैक्सिमम 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे, और साथ में 4 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर प्लानोफिक्स मिला करके छिड़काव करेंगे। एक बात मैं और सलाह देना चाहूँगा कि जब तक ये हमारे आम के जो फल हैं वो छोटे से, वो कह सकते हैं मटर से थोड़े बड़े, या फिर कह सकते हैं कि कांच की गोलियों से थोड़े से छोटे जब तक नहीं हो जाते हैं, तब तक उसमें हम अभी सिंचाई नहीं करेंगे। एक भ्रांतियां हैं, चूंकि लोग इस तरह के करते हैं कि जब दाने मटर के दाने बन गए तो फ्लड इरिगेशन जो करते हैं जी जी, तो फ्लड इरिगेशन करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हाँ एक्चुअली होता क्या है कि अभी जो है कुछ दाने बन चुके हैं और कुछ अभी बनने की प्रक्रिया में है। एक दिन में सारे दाने हमारे तैयार नहीं होते हैं, ये वैरायटी वाइज भी थोड़ा अर्ली है, तो पहले बन गए। इसलिए जो है थोड़ा सा अभी उनको परागन और उनके दानों को सेट होने के लिए हम थोड़ा सा सूखा मौसम उनको देते हैं, उसमें सेटिंग अच्छी होती है, और जब दाने अच्छे से तैयार होने लगते हैं तब फिर हम उसका सिंचाई देंगे, और भरपूर सिंचाई लगातार देते रहेंगे जब तक फल हमारे मन के हिसाब से वो बड़े बड़े नहीं हो जाते। हाँ सर, चुनौतियों से निपटने के उपाय में दूसरा चीज आप जो बता रहे थे, हम उस पर बात करते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि हमारी जो फसल है, कभी कभी क्या होता है कि लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, और हमारी जो मिट्टियाँ हैं 2 तरह की हैं। कहीं पर तो हल्की मिट्टी है जहाँ पर कि पानी में कोई समस्या नहीं, बारिश हो भी गई तो पानी खत्म हो जाता है। दूसरी समस्या है कि जहाँ पर हमारे खेतों में पानी का जल जमाव हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में अगर गेहूँ के खेत में जल जमाव हो जा रहा है, सरसों के खेत में जल जमाव हो रहा है, तो हमें उसमें जल निकास की व्यवस्था तुरंत करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे अनाज काले हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं,
उनमें धब्बे आ सकते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू भी कम होगी और उनमें संक्रमण के कारण कई तरह के विषैले पदार्थ भी उसमें उनका लक्षण प्रकट हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि खेतों में पानी न लगे। वैसे तो हम सभी मिलकर प्रार्थना ये करेंगे कि वर्षा न हो, लेकिन मौसम हमारे हाथ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी इस तरह की परिस्थिति है, तो हमें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। किसान भाइयों, हम और अभी आगे बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त दे रहा है, तो मिलते हैं, आप देखते रहिए, फिर आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम शुरुआत ब्रेक के बाद करते हैं। आप ही के फ़ोन से हमारे एक महत्वपूर्ण कॉलर जुड़ गए हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? हम आरा से बोल रहे हैं। जी जी। परवीन जी को धन्यवाद करिए, कर रहे हैं। जी जी, कौन बोल रहे हैं आप? उपेंद्र जी, आप अपना सवाल बताइए। आम आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए थोड़ा। जी जी, हाँ पूछिए। किया जाए आम में? हाँ, पंडित जी को नाम कर दीजिए, उनसे पूछे मुझको। जी जी, उपेंद्र जी हैं, आपके जिले से हैं और उन्होंने आपको प्रणाम भी किया है। आम में अभी क्या करना है मुख्य रूप से? हाँ जी, नमस्कार आपको भी मेरा। आम में देखिए, आम में वही जो चर्चा हो रही थी, आम में यही करना है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना है सिंचाई करने के लिए, और जहाँ पर हमारे आम के फल जो लग रहे हैं उसमें अगर किसी तरह के छोटे मोटे कीड़े, मधुआ वगैरह की समस्या होगी, और उसको पहचानेंगे कैसे? शाम के समय में पेड़ के पास जब जाएंगे और पेड़ के पत्तों को गौर से देखेंगे तो दिखाई देगा कि चांदी के पत्ते जैसे पत्ते चमकेंगे। इसका मतलब है कि मधुआ का प्रकोप आपके क्या बाग में हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में इमामेक्टिन बेंजोएट या इमिडा क्लोप्रिड नाम की दवा आती है, तो जो तरल दवा है उसको 0.5 मिलीलीटर, और जो सूखी दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट, इसका आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे। एक काम तो ये कर देंगे, और दूसरा काम ये करेंगे कि अगर आपके खेतों में नमी की कमी है तो देख लेंगे कि थोड़े से फल जब तक नहीं बड़े होते हैं तब तक सिंचाई उसमें नहीं करेंगे। और जहाँ पर लग रहा है कि फल बहुत ज़्यादा अभी झड़ रहे हैं, चूँकि तापक्रम बहुत बढ़ रहा है, तो प्लानोफिक्स का छिड़काव तो करेंगे ही करेंगे। साथ में NPK आता है 18-18-18, 19-19-19, 20-20-20, इसका 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर देंगे, तो फल की क्वालिटी भी अच्छी होगी और फल की जो संख्या है वो भी उम्मीद करते हैं कि वो भी बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कॉलर का पहले सवाल ले लें, फिर हमारे भी सवाल हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। सर, मैं मानिक दास बोल रहे हूँ, आसाम से। आसाम से? सर, मेरा लोग का रोज देखता हूँ मैं। जी जी। मेरे काफी कीड़ा लगा है, लेकिन लाल लग रहा है। किस चीज में कीड़े लग रहे हैं आपके? कीड़ा लगा हुआ है, उसको पात पे कीड़ा लगा हुआ है,
कौन सी फसल? खीरा। खीरा, खीरे की फसल है? जी जी सर। खीरे की फसल में कीड़ा लग रहा है सर। खीरा में कीड़ा है, इसकी समस्या। बढ़िया बात है। देखिए ऐसा है कि खीरा बड़ा संवेदनशील फसल है और उसमें अगर कीड़े लग रहे हैं तो आपके पास जैविक कीटनाशक है, और जैविक कीटनाशक में सबसे अच्छा कीटनाशक है नीम का तेल आता है 1500 ppm का, और उसका अगर हम 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करें तो इन कीड़ों से बहुत ज़्यादा आपको सहज उपाय हो जाएगा इनका। और इसके अलावा एक और जैविक फफूंद आती है जिसका नाम है बौहेरिया बेसियाना। उस बौहेरिया बेसियाना को आप 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो इस तरह के जो कीड़े हैं उनसे बहुत ज़्यादा आपको सुरक्षा मिलेगी। अगर इन दोनों की उपलब्धता किसी कारणवश आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास इमामेक्टिन बेंजोएट है, उसका आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करेंगे, कीड़ों का बहुत अच्छा नियंत्रण हो जाएगा। सर अब हम बात करते हैं इसमें आगे, चूंकि ज्वलंत अभी जो एकदम पूरे देश में एक क्रांति की तरह आई है जिसका प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया है उस पर, और पूरा विश्व मोटे अनाज मिलेट्स पे सर। मिलेट्स पे। तो मोटे अनाज का कृषि, स्वास्थ्य और जलवायु पर क्या भूमिका है और कैसे उसको फिर प्रमोट करने की बात आ रही है तो कैसे उसमें आप लोग किस स्तर से उसको ले जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मोटे अनाज जो है कहने के लिए मोटे हैं लेकिन ये बहुत अच्छे अनाज हैं। इसमें जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसके कारण इसमें जो शर्करा जो है हमारे शरीर में कम निर्माण होता है और उसके कारण हमारे जो शरीर में जो चीनी का एक्सेस होने के कारण कई बार डायबिटीज वगैरह की समस्या होती है तो वो समस्या इसमें नहीं रहती क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। एक सर बीच में रोक रहे हैं, फोन हमारा आ रहा है। बिल्कुल हमारे कॉलर आ रहे हैं जी, आप पूछिए, सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सोनाराम बोल रहा हूँ सर, बाड़मेर से। बाड़मेर सर भी अनार की खेती हमारे यहाँ हो रही है सर। तो क्या है कभी धूप के मौसम में सूखापन ज्यादा आता है सर? सूखापन आ जाता है? हाँ जी। जी। अनार की खेती बाड़मेर में कर रहे हैं सर? बिल्कुल, अनार की खेती बाड़मेर में कर रहे हैं और सूखापन आ जाता है। उसके लिए आप 2 काम करेंगे। पहला तो काम करेंगे कि उसके जो जड़ के पास का जो हिस्सा है वहाँ पर आप थोड़ी सी गोबर की खाद, चाहे गोबर वो चाहे आपके डंगर का हो मतलब जानवरों का हो या आपके तरफ ऊँट हैं उनके भी गोबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको डाल दिया जाए और हल्की सिंचाई अगर आप कर सकते हैं, ड्रिप अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर क्या करेंगे कि उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट से उसको ढक दें। इससे क्या होगा कि नमी का संरक्षण होगा और आपके खेतों से पानी धीरे धीरे निकलेगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटास, तो पोटास पानी में घोल करके छिड़कने का आता है। तो आप 10 ग्राम पोटास प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर इसका छिड़काव करते हैं तो आपके जो फल जो कुम्हला रहे हैं या थोड़े से सूखे टाइप के दिख रहे हैं वो सूखना उनका कम हो जाएगा और खिले खिले फल भी आपके रहेंगे। और एक चीज़ और ध्यान दें कि अगर आपके खेतों में थोड़ा चूना या कैल्शियम अगर आप अपने खेतों में डाल सकें तो इससे आपके फल की क्वालिटी और बेहतर होगी और फल बहुत ही खूबसूरत होंगे और बहुत अच्छे रसीले फल आपको तैयार मिलेंगे। किसान भाइयों, एक और ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए, अब हमें फ़ोन लगाइए। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क,
किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर, मोटे अनाज पर हम बात कर रहे थे कि मोटे अनाज में कृषि और स्वास्थ्य, जी, खास करके स्वास्थ्य पर कह रहे थे। जी जी जी। क्या इसकी भूमिका है सर? देखिए, 3 तरह की भूमिका है। भूमि के स्वास्थ्य पर इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत कम पानी इनको चाहिए। दूसरा, इनको बहुत कम भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा, इनकी जो अवधि होती है वो बहुत कम होती है। और उसके तुलना में ये आपको अनाज तो देते ही, साथ में हमारे पशुओं के लिए बहुत स्वस्थ चारा देते हैं। और ये जो है हमारे जितने भी अनाज हैं उनकी तुलना में इनका प्रोटीन हम देखते हैं तो इनमें कम से कम 1.5 गुना, 2 गुना, कुछ कंडीशन में तो 3 गुना तक अगर चावल से तुलना करें तो प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इनमें फैट यानी वसा की भी प्रतिशत बहुत अच्छी होती है। और दूसरा क्या है कि हमारे जो खेत हैं, खेत के लिए तो फ्रेंडली है ही, हमारे जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का इनके ऊपर बहुत कम असर होता है। और तीसरा जो है हमारा जो स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी चीज़ हमारे स्वास्थ्य में जो आज के समय में हाइपरटेंशन की बात हम करते हैं, हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, हम पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियों की बात करते हैं। वो सारी बीमारियों के मूल में जो कई तरह की जो चीज़ें हैं वो उनको दूर करने का इनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व उस तरह का है, उस तरह के इसमें कैल्शियम होते हैं, मिनरल होते हैं, फाइबर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। और इससे हमारे शरीर का जो ऊर्जा का स्तर है, जल स्तर है, शर्करा का स्तर है, ये सारा कुछ बैलेंस हो जाता है। तो ये बहुत हमारे लिए बढ़िया चीज़ है और इसीलिए पूरी सरकारें इसको चाह रही हैं कि पूरे देश में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाए और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है सर। काफ़ी कॉलर हमारे आए, उसके अच्छे जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगर आपके सवाल अब भी बच गए हैं तो उठाइए कलम, लिखिए हमारा पता। हम आपको पत्र के माध्यम से भी आप हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप ईमेल आईडी से भी ईमेल आईडी हमें भेज सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। तो किसान भाइयों, इन्हीं के साथ आप दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।